एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद जिसे कुछ ये यहाँ पर चंद्रयान 3 है और 2 भी है शायद। ये देखो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं जो झांसी में नया खुला है स्पेस म्यूजियम। तो गाइस उसमें जाने वाले हैं आज हम लोग। तो चलो गाइस चलते हैं हम। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम और अभी टिकट ले लूँ, मैं लेगा। चलो लेते हैं टिकट। वहाँ पे देखो फोटो शूट हो रहा है मम्मी का। और अभी हम लोग यहाँ पे टिकट लेंगे। चलो जल्दी से ले टिकट, फिर चलते हैं। विकल्प 3 लोगों का। आर्यन चलो बस चलते हैं बढ़िया तरीके से। चलो चलो ले लिया 3 लोगों का लिए। 50 रुपये बाद में लेने पड़ेंगे इनसे। चलो ये देखो गाइस, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है पूरा। मेरा 3D घनी हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार जारी है। इसमें पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति मिली। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाशगंगा में सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। चलो गाइस अभी यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, अभी चल रहे हैं आगे, क्या होता है आगे देख रहे हैं। चलो बहुत भीड़ है भाई साहब, चलो चलें गाइस, मिलते हैं आगे। प्रारंभिक गर्म और सघन अवस्था को प्लैंक इपॉक अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। हाँ गाइस आगे देखें। एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक प्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है। अभी वहाँ पे भी जाएंगे बाद में। चलिए देख लो। की घात 10 सेकंड है। प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। ये विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हिलती, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई। और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिन्हित किया। चलो गाइस अभी आगे चलते हैं।
देखते हैं आगे और क्या है। आगे कुछ 3D टाइप है, तो चलो चलें। देखें यहाँ पे तो बंद हो गया। चलो अभी तो बाद में चलेंगे, इसके बाद चलेंगे। इधर देखो, पहले इसको देखो। पता नहीं यहाँ पे क्या होना है भाई। देख रहा थी क्या होता है यहाँ पे। सब में अलग अलग दिखाई दे रहा। वैसे यहाँ पे गेम खेला जा रहा है बढ़िया तरीके से। अब बच्चा एक गेम खेल रहा है। यहाँ पे भी सब लोग खेलेंगे गेम। चलो अपन भी खेलेंगे शायद। चलो गाइस अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये देखो इस 3D सब कुछ। ये यहाँ पे चंद्रयान 3 है और 2 भी है शायद। ये देखो यहाँ पे सब कुछ 3D है। ये देखो हाँ भाई, इसको छू कर भी देखेंगे। सीट है बढ़िया। और ये अपनी अर्थ कहाँ है गाइस, वो रही 3rd नंबर पे। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही है। ये देखो यहाँ पे सूर्य फिर बहुत है। यहाँ पर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, वरुण और ये कौन सा है, अरुण शायद। चलो गई, यहाँ पे दी एंड होता है यहाँ का लास्ट। ये देखो यहाँ पे शेप भी है। वहाँ पे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ पे फिर छोटा हो जाता है, फिर यहाँ पे इतना बड़ा, फिर यहाँ पे इतना बड़ा, फिर वहाँ पे छोटे, फिर वहाँ पे छोटे। यहाँ पे क्या लिखा है पता नहीं, बाद में पढ़ लूँगा मैं तो। चलो गाइस अभी और कहीं चलते हैं देखने दूसरे में क्या है। तो चलो, ये देखो लगातार बदलती रही ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में कि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और पनपती रहती हैं।
हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई दे। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है, जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा, तापमान, टूटती लहरें, गहराई की रूपरेखा और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती मां ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद